नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके एम्स नॉर्सेट जो कि 3 जून को कंफर्म होने वाला है उसके रिगार्डिंग। जिससे पहला क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अभी आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जो कीवर्ड हैं वो आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कीवर्ड आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे हर चीज़ में। जैसे इसमें एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट आते ही क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो मेन कंपोनेंट है किसके लिए, न्यूबॉर्न केयर के लिए कौन कौन से हैं, और उसमें से जो नहीं है वो आपको एक्सेप्ट करके इसमें से निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो अभी देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है रिसक्सिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विद हाइपोक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रिसक्सिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विद हाइपोक्सिया ज़रूरी है क्या। जी हाँ, क्योंकि जब आपका बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसका जो फेस होता है उस पर भी म्यूकस रहता है, ठीक है, और उसके बाद एस्पायरेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने रिसक्सिटेटिंग केयर नहीं किया तो उसका माउथ और नोज को क्लीन करना है, माउथ और नोज को। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि पहले किसको क्लीन करना है, तो पहले माउथ को करना है, उसके बाद में नोज को क्लीन करना है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप अगर बच्चे के माउथ को पहले क्लीन करते हैं तो जो माउथ का सीक्रेशन है वो आप पहले एस्पायरेट कर लेंगे, और जब वो एस्पायरेट बाहर निकाल देंगे या फिर उसको सक्शनिंग कर लेंगे आप, ठीक है, वाइप कर सकते हैं, वाइप कर लेंगे, तो जो नोज का सीक्रेशन है उसको वो एस्पायरेट करने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाई चांस अगर आपने नोज का पहले एस्पायरेट कर लिया, सक्शन कर लिया, तो वो माउथ वाले जो सीक्रेशन है उनको वो एस्पायरेट कर जाएगा और हो जाएगा उसको एस्पायरेटेड निमोनिया, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तो इसलिए हम पहले माउथ को सक्शन करते हैं, माउथ को वाइप करते हैं, माउथ को क्लीन करते हैं, देन हम नोज को करते हैं, ठीक है। तो ये एक जो केयर है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी केयर है इसमें प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। क्या बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना चाहिए? जी, इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया में पेशेंट चला गया, अभी बच्चा क्यों जा सकता है, क्योंकि जो उसकी स्किन होती है और उसका जो हाइपोथैलेमस होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो सब चीज़ें रेगुलेट कर पाए, टेम्परेचर रेगुलेट कर पाए, और बच्चा प्री टर्म है और न्यू टर्म है, तो भी एक इम्पोर्टेंट वजह बच जाती है। क्योंकि जो प्री टर्म होता है वो प्रोन होता है किसके लिए, हाइपोथर्मिया के लिए, क्योंकि उसकी स्किन ये सब चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती है ये सब, ठीक है। तो इसलिए इसमें हाइपोथर्मिया से भी बचाना है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन से लिए। जी हाँ, इन्फेक्शन से भी इसलिए बचाना है क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो अभी डेवलप नहीं हुई है कम्प्लीटली, और इम्यूनिटी जब डेवलप नहीं हुई है तो बच्चे को आपको अगर इन्फेक्शन से बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें 3 ऑप्शन थे, 2 इसमें सही हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। अभी बच्चे का बिहेवियरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए आप ये चीज़ें अभी आपको ज़रूरत नहीं है। उसने पूछा है न्यू बॉर्न, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लार्जेस्ट नर्व इन बॉडी। बॉडी में सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, तो ये आपको एकदम करेक्ट और सटीक आपको आंसर पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्किएटिक नर्व। जो स्किएटिक नर्व है वो सबसे बड़ी नर्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो नेक्स्ट है मीजल्स वैक्सीन इज। अब MR क्या है, मीजल्स प्लस रूबेला, मीजल्स प्लस रूबेला, ठीक है। तो स्पेशली हम मीजल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि क्या वो सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट है, क्या सेंसिटिव टू हीट बट स्टेबल टू लाइट है, रिलेटिवली हीट स्टेबल बट सेंसिटिव टू लाइट है, या स्टेबल टू हीट एंड लाइट है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जो मीजल्स वैक्सीन होती है, एक होती है मीजल्स और एक होती है पोलियो, ये दोनों ही हीट सेंसिटिव हैं। अगर आप इनको हीट में रखेंगे तो इनका जो इम्पोर्टेंट है कि ये क्या हो जाएंगी, इनकी जो पेटेंसी है वो डिस्कार्ड हो जाएगी या फिर प्रॉपर नहीं रहेगी। इसलिए इनको हम हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही रखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसमें कंफर्म हो गई कि जो पोलियो और मीजल्स हैं वो सेंसिटिव टू लाइट है, सेंसिटिव टू हीट है, सॉरी सेंसिटिव टू हीट तो है।
क्या वो लाइट से सेंसिटिव है क्या? अगर आप उनको जैसे सनलाइट में तो नहीं रख सकते क्योंकि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। दूसरी वो लाइट की बात कर रहा है, जैसे क्या हो गया, जो ब्राइट लाइट होती है ना, जैसे टॉर्च की लाइट हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीजल्स होती है उसको लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो इस लाइट में तो स्टेबल रह जाती है लेकिन सेंसिटिव टू हीट रहती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है, ये हो गया गलत। सेंसिटिव टू हीट बट स्टेबल टू लाइट, जी हाँ, रिलेटिवली स्टेबल बट ये भी नहीं है और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुल फॉर्म पूछा है BMI का, तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए। कई बार आप बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बेसिक मास इंडेक्स, ठीक है, तो क्या बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है? नहीं। बेसिक मेटाबॉलिक होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये कैन डिजीज पूछा उन्होंने, कैसन डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो कैसन डिजीज है नया क्वेश्चन है। और ये सही बात यह है कि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में जो आपको कोई सी बुक में नहीं मिलते हैं, तो हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें हमारी वीडियो को, ठीक है। और अगर कमेंट करके भी बता सकते हैं तो आप वो भी कीजिए कि कहाँ पर हमको सुधारना है और क्या चीज़ हम आपको नई अपडेट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, सेलेनियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है और आयरन दे रखा है। तो कैन डिजीज के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो है जो केहान डिजीज है, वो क्या है कि एक लीथल कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, लिथियल कार्डियोमायोपैथी है जिसमें हार्ट अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसको जो 1935 में चाइना में देखा गया था, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी डिजीज आती हैं, वो इसमें आती हैं आपकी किडनी डिजीज। अब किडनी डिजीज किसके साथ में आएंगी आपकी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। अरिथमिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी अपनी एक जो डिजीज है कैन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इसकी डिजीज की डेफिशिएंसी किसके कारण होती है, तो वो होती है सेलेनियम की कमी, ठीक है। सेलेनियम एलिमेंट है जिसकी वजह से कैन डिजीज होती है, जिसमें आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, अरिथमिया ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। कार्डियोमायोपैथी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन रैशेस आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, इसमें जो ये बी एंड डी का जो ए एंड सी का जो वो है, इसमें ये मिस्टेक है, इसकी जगह पे आप रूबेला लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे आप रूबेला लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, रूबेला। तो क्या वो पूछना चाहता है कि स्किन रैशेस आप कहाँ पे क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। तो कॉप्लिक स्पॉट किस में पाए जाते हैं, मीजल्स में, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा कॉप्लिक स्पॉट जाएंगे मीजल्स में, तो मीजल्स इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर प्रोवाइडिंग CPR फॉर एन एडल्ट, तो एडल्ट के लिए जब आप CPR दे रहे हैं तो उसका रेशियो कितना रहना चाहिए, क्या 10:2 रहना चाहिए, क्या 15:2 रहना चाहिए, या 20:2 रहना चाहिए, 30:2 रहना चाहिए। तो सबको पता है जब आप एडल्ट में दे रहे हैं तो 30:2 रहना चाहिए, और जब आप चाइल्ड में दे रहे हैं, बच्चे में दे रहे हैं, तो 15:2 रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा डी, और चिल्ड्रन में पूछता तो 15:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, 3 वर्ड हैं इसमें, मॉडिफाइबल, हाइपरटेंशन की पूछा है और एक्सेप्ट इसमें लास्ट में दिया है।
तो मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। तो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम कोई सी भी कंडीशन में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको नॉन मॉडिफाई मतलब जिसको हम नहीं कर पाते हैं मॉडिफाई, चेंज, उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल। ये ठीक है। नेक्स्ट में देखूं, ठीक है, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। तो जो मॉडिफाइएबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी डाइट आ गई, ठीक है, डाइट आ गई। उसके बाद आपका एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, आपका पर्सनालिटी आ गई, आपका एनवायरनमेंट आ गया। तो इन चीज़ों को तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी स्मोकिंग की हैबिट आ गई, ये सब मॉडिफाइबल है। अब नॉन मॉडिफाइबल क्या है, जैसे किसी का एज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, सेक्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको मॉडिफाई कर सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो क्या वो साल्ट इंटेक को मॉडिफाई कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि वो साल्ट कम लेने से उसका हाइपरटेंशन इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो इम्प्रूव और इंक्रीज में अंतर है कि इम्प्रूव का मतलब होता है वेल, वेल मीन्स करेक्ट, अच्छा, ठीक है। तो अच्छा हो सकता है क्या, हाइपरटेंशन, मतलब उसका टेंशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं ओबेसिटी, और इसको वो बढ़ा भी सकता है जब उसका हाइपरटेंशन रहेगा। तो ये हो गया साल्ट इंटेक को वो मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं है कि तो ये तो सही है, हमको तो नेगेटिव आंसर निकालना है, इसमें से नेगेटिव ऑप्शन निकालना है। नेक्स्ट है इसमें ओबेसिटी। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो क्या वो ओबेसिटी का मॉडिफाई कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। क्या, किससे? तो ओबेसिटी को रेगुलेट करने वाली दो ही चीज़ें, तो वो डाइट कर दे अपनी कम और एक्सरसाइज कर दे ज़्यादा, तो शायद उसकी जो ओबेसिटी है वो हो जाएगी, ठीक है, रेगुलेट। ये भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्कोहल को क्या वो कर सकता है? जी, अगर कोई शराब पीता है, कोई शराब पीता है तो क्या उसको वो छोड़ सकता है? जी हाँ, छोड़ सकता है। क्या उसको कम कर सकता है? जी हाँ, कम कर सकता है। तो वही तो चाहिए किसके लिए, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के लिए। तो वही वो आपसे पूछना चाहता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ओबेसिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, साल्ट इंटेक को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब है लास्ट ऑप्शन जेनेटिक फैक्टर, जो कि इसके कहाँ से मिले हैं, पेरेंट्स से। क्या, जेनेटिक फैक्टर। जब पेरेंट्स से जेनेटिक फैक्टर मिले हैं तो वो उसमें तो उसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। जब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन कौन कौन से होंगे, नाम है एक्सेप्ट में, ठीक है। तो हमने बोला कि कौन कौन से मॉडिफाइबल हैं, साल्ट इंटेक को हम मॉडिफाइबल बोल रहे हैं, ओबेसिटी को हम मॉडिफाइबल बोल रहे हैं, और अल्कोहल इंटेक को भी हम मॉडिफाइबल बोल रहे हैं। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको आदमी रेगुलेट नहीं कर सकता, उसको जो आपका पेशेंट है वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसको इसलिए इसका आंसर जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपना। A physician has ordered ranitidine Genentech 300 mg once a daily. A nurse would schedule the medication for which of the following time? जो रेनिटिडीन है उसको कब लेने के लिए बोलना है? क्या बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है, आफ्टर लंच लेना है, विद सुपर लेना, सुपरवाइजर के, विद सुपर का मतलब होता है विद जो आपका हेल्थ सुपरवाइजर है उसके सामने लेना है, ठीक है, एट बेड टाइम लेना है। तो जो रेनिटिडीन है वो हमेशा हम बेड टाइम पे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इंटेरिक कोटेड एक सब्सटेंस आता है, उसको डाइजेस्ट होने के लिए जो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे उसका जो वो रहता है
एंजाइम रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, इसलिए हम इसको खाने के बाद में और जो सोने से पहले देते हैं, इसको टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ये भी ठीक है, इसका आंसर क्या 4th आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जो स्टेट था वो कब बना? जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट था वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कब उसकी स्थापना की गई? तो क्या 1 नवंबर 1959 में किया गया था, 1 नवंबर 1958 में किया गया था, 1 नवंबर 1957 में किया गया था, या फिर 56 में किया गया था? उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ आपने ये डेट चेंज की है। तो आप देख लेना, जो मध्य प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूट उसका था वो हुआ था 1956 में, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1956। सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एनुअली ऑन विच डेट? जो सर्टिफिकेट होता है यूटिलाइजेशन जो एक साल में कौन सी डेट को हम करते हैं? तो क्या 30 मार्च को करते हैं, क्या 31 दिसंबर को करते हैं, या 30 अप्रैल को करते हैं, या फिर जनवरी 1 को करते हैं? तो जो सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो हम करते हैं 30 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड असेट एंड स्टॉक रजिस्टर इज टू मेंटेन इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम? जो फिक्स असेट्स होते हैं या फिर जो स्टॉक रजिस्टर होते हैं वो इंक्लूड का कौन कौन से आइटम में होते हैं? क्या वो स्टेशनरी में होते हैं, क्या वो फर्नीचर में आते हैं, या मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल में आते हैं, या ऑल ऑफ द अबव में आते हैं? तो जो फिक्स जो सामान होता है या जो स्टॉक होते हैं वो स्टेशनरी में, जी हाँ, जो अपना स्टेशनरी का जितना भी सामान रहता है उसमें भी फिक्स एसेट्स होते हैं, स्टॉक रजिस्टर है ना, जो स्टॉक रजिस्टर होते हैं वो भी किस में आते हैं? स्टेशनरी में आते हैं। फर्नीचर में भी सामान आता है और मेडिसिन और कंज्यूमेबल में भी आता है, तो इसका आंसर जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ साइड तक हमारी क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें